गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सीए इंटर सेकेंड ग्रुप का पहला पेपर हमें दे रखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टार्ट करेंगे। ये जो बैच है ये सितंबर 24 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए। सितंबर 24 अगर आपका अटेम्प्ट है, बिल्कुल आप इस क्लास का यूज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस को, कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं, कितने चैप्टर्स दे रखे हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के एग्जाम का पेपर पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम इस पूरे बैच को कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे, कितना कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये जो सब्जेक्ट दे रखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कॉस्टिंग, इस कॉस्टिंग के सब्जेक्ट का यूज क्या है, इस सब्जेक्ट में दे क्या रखा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो आपके सबसे ज्यादा काम की है कि हम इस पूरे बैच को कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे और कितना डिस्कस करेंगे, मतलब कितना कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हम इस पूरे सब्जेक्ट को, मतलब पूरे बैच को अप्रोक्सीमेटली 60 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल आपने एकदम सही सुना, पूरे सब्जेक्ट को, जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, हम इस पूरे सब्जेक्ट को 60 आवर्स में कंप्लीट करने वाले। अब इस 60 आवर्स में हम क्या क्या करेंगे, हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, शॉर्ट में नहीं, डिटेल में। कॉन्सेप्ट कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। तो पूरे कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में हम कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मोर देन 200 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मोर देन 200 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 60 आवर्स में पूरे कॉन्सेप्ट भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और मोर देन 200 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, कि क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, जब आपका पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल वहां पर आपको पता चल जाएगा कि जैसा मैंने आपको कहा था वैसा बिल्कुल आपके साथ हुआ। पूरे बैच में 60 आवर्स की क्लास में हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो आपको फास्ट में सब कुछ समझा दिए। हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और दूसरा, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट मोर देन 200 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। और मैं आपको बता दूं, जब ये 60 आवर्स की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो हम टेस्ट पेपर भी रखेंगे और वो टेस्ट पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके की है। आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की है या एवरेज मार्क्स लाने की है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 60 आवर्स की क्लास, कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में, और मोर देन 200 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। करेक्ट। अब बात करते हैं इस सब्जेक्ट का सिलेबस। हमें इस सब्जेक्ट के सिलेबस, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स दे रखे हैं, तो मैं आपको चैप्टर के नाम बता देता हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिए सिलेबस को। फर्स्ट चैप्टर मटेरियल कॉस्ट, पहला चैप्टर हमें दे रखा है मटेरियल कॉस्ट। दूसरा चैप्टर हमें दे रखा है लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। थर्ड चैप्टर हमें दे रखा है ओवरहेड। फोर्थ चैप्टर हमें दे रखा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिफ्थ चैप्टर हमें दे रखा है प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट चैप्टर हमें दे रखा है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट चैप्टर हमें दे रखा है
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट हमें चैप्टर दे रखा है यूनिट, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट चैप्टर हमें दे रखा है नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एंड रिकंसिलेशन। नेक्स्ट चैप्टर हमें दे रखा है बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट चैप्टर हमें दे रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग। और लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर हमें दे रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके बाद में नंबर आता है थियोरी का। जो पूरी कॉस्टिंग की थियोरी है वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाले, सारे चैप्टर की थियोरी एक साथ, ठीक है। तो ये टोटल 13 जो चैप्टर्स दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, हम इस पूरे सिलेबस को 60 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमें जो टेस्ट है वो उसके बाद में आपको और टेस्ट देने हैं, तो अपनी तैयारी जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मटेरियल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे थियोरी पे जाके, एंड करेंगे थियोरी पे जाके, ठीक है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बहुत सारे चैप्टर है। सिलेबस के बाद में डिस्कस करते हैं इसका जो एग्जाम पेपर आता है उसका पैटर्न कैसा है, एग्जाम पेपर का पैटर्न कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है और उस 100 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के होते हैं और जो सब्जेक्टिव पेपर आता है वो ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का आता है। तो पहले 30 क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू, सबसे पहले जब आप पेपर स्टार्ट करोगे तो पहले जो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो ये तो हो गया आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस। उसके बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर बनता है, उसमें टोटल आपको जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो 6 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। 14 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, 14 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, 14 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन, 14 मार्क्स का चौथा क्वेश्चन, 14 मार्क्स का 5th क्वेश्चन और 14 मार्क्स का 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये 6 क्वेश्चन होते हैं 14 मार्क्स के। इन 6 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एनी 5, कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 14 × 5 70 मार्क्स और 30 मार्क्स का आपका हो गया एमसीक्यू। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आते हैं जैसे 14 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसमें 14 मार्क्स का जनरली एक क्वेश्चन नहीं होता। 14 मार्क्स में 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 7 मार्क 7 मार्क, ऐसे 2 क्वेश्चन, 7 7 2 क्वेश्चन, 7 7 3 क्वेश्चन, 7 7 चौथा क्वेश्चन, 7 7 लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन आता है ये प्योरली थियोरी का क्वेश्चन होता है, मतलब एक क्वेश्चन पूरा का पूरा थियोरी का होता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन जो दे 14 मार्क्स का वो 7 7 मार्क के 2 क्वेश्चन है, ऐसा जरूरी नहीं। टोटल 14 करना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 और 6 ऐसा भी किया जा सकता है, 10 और 4 ऐसा भी किया जा सकता है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 5 और 4, एक 5 मार्क का, दूसरा 5 मार्क का और तीसरा 4 मार्क का, मतलब उनको टोटल 14 करनी है। अब 14 का बाइफर्केशन कैसे भी किया जा सकता है, 10 और 4 किया जा सकता है, 7 7 किया जा सकता है, 8 6 किया जा सकता है, या 5 5 4 ऐसे भी किया जा सकता है। ये क्लासिफिकेशन कैसा भी किया जा सकता है। जनरली ऐसा होता है, पास्ट एग्जाम को अगर देखें तो ये क्वेश्चन प्योरली थियोरी का आता है, सबसे लास्ट वाला, जो कि आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। ये जो बीच के क्वेश्चन है 1 to 5, 1 से लगाकर 5 तक, इसमें भी कुछ थियोरी के पॉइंट आ सकते हैं। जैसे मान लो उन्होंने जो
चौथा क्वेश्चन दिया 14 मार्क्स का, इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल दे दिया और 4 मार्क का थियरी का क्वेश्चन दे दिया, ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो 5th क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, इसमें आपको 5 मार्क का प्रैक्टिकल, 6 मार्क का प्रैक्टिकल और 3 मार्क का थियरी का क्वेश्चन, मतलब थियरी का क्वेश्चन बीच में भी आ सकता है। अच्छा, एमसीक्यू में भी हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन प्योरली थियरी के। तो अगर मैं थियरी का वेटेज देखूं, अगर मैं लास्ट क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ देता हूं, सबसे लास्ट क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे 6 में से 5 करने हैं, तो मैं लास्ट क्वेश्चन थियरी वाला ऑप्शन में छोड़ सकता हूं, ठीक है। तो फिर भी अगर मैं लास्ट क्वेश्चन थियरी का भी ऑप्शन में छोड़ दूं, फिर भी हो सकता है कि मुझे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन, आप अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर के क्वेश्चन देख सकते हो, करीब करीब 15 नंबर के क्वेश्चन आपको थियरी में फिर भी अटेंड करने पड़ सकते हैं। और अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं ऑप्शन में छोड़ो, बीच में से कोई क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ दो, तो ये जो 14 मार्क्स है प्लस आप 14-15 मार्क्स और समझ लो, तो ऑलमोस्ट 25 से 30 नंबर के थियरी के क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ सकते हैं। तो अगर मैं सबसे लास्ट चैप्टर, जैसे मैंने आपको कहा, इसमें थियरी डिस्कस करेंगे, तो ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से आपको कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हो, तो आपके पास फिर ऑप्शन में सबसे बेस्ट है कि आप थियरी के क्वेश्चन को अटेंड कर लो। तो थियरी का जो लास्ट चैप्टर है वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रैक्टिकल के चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम थियरी को भी पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर आप थियरी का क्वेश्चन अटेंड आपको करना पड़ भी जाए तो भी आप उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आ सको, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट है क्या, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, कॉस्टिंग। व्हाट इज कॉस्टिंग? ये जो सब्जेक्ट बेसिकली है क्या ये सब्जेक्ट? देखो, अगर मैं कॉस्टिंग को बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, व्हाट इज कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉस्टिंग। अब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो हम कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉस्ट जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट जिसको हम कहते हैं लेबर की कॉस्ट, या फिर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में वेजेज भी कह सकते हो, राइट, लेबर की कॉस्ट। और मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट, ये 2 एक्सपेंडिचर को छोड़कर हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हम उनको कह सकते हैं ओवरहेड। अदर देन मटेरियल एंड लेबर, ऑल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड। अच्छा, ये जो ओवरहेड होते हैं इनको भी वापस हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और तीसरे होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। थर्ड नंबर पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होते हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री, एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं ऑफिस, और एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं वेयरहाउस। फैक्ट्री कौन सी जगह होती है? फैक्ट्री वो जगह होती है जहां पर मशीन होती है, जहां पर मशीनरी होती है, जहां पर लेबर होती है, और लेबर क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ मशीन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ये जो फैक्ट्री है, इस जगह के जितने भी खर्चे, यहां के जो भी खर्चे हैं, मटेरियल और लेबर कॉस्ट को छोड़कर जो भी खर्चे हैं, हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, राइट।
एक जगह होती है ऑफिस। ऑफिस कौन सी जगह होती है? जहां से पूरे बिजनेस को मैनेज किया जाता है, जहां से पूरे बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। यहां के जो भी खर्चे हैं, ऑफिस के जो भी खर्चे हैं, हम उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी कि ऑफिस ओवरहेड। जैसे ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस में लाइट का एक्सपेंडिचर, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रीसिएशन, ऑफिस फर्नीचर की रिपेयर की कॉस्ट, यहां जितने भी एक्सपेंडिचर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वेयर हाउस के जितने भी एक्सपेंडिचर है हम उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो यहां पर मैंने भी आपको बताया ओवरहेड 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फैक्ट्री, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री ओवरहेड आपको समझ में आ गया, जो भी फैक्ट्री के खर्चे हैं, मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा है, मटीरियल और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर हम उन सारे खर्चे को क्या कहते हैं? हम उन सारे एक्सपेंडिचर को फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में 2 एक्सपेंडिचर है, एक है सेलिंग और एक है डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग ओवरहेड वो है ओवरहेड होते हैं जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम इनकर करते हैं, जो भी खर्चा सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम इनकर करते हैं, दैट इज सेलिंग ओवरहेड। जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा, जैसे सेल्समैन रखे हुए उनकी सैलरी का खर्चा, उनकी ट्रेवलिंग का खर्चा, ये सारे खर्चे क्या हो गए? सेलिंग ओवरहेड हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब है वो सारे खर्चे जो गुड्स को हमारी फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने का जो भी खर्चा होता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं। अच्छा, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उस फिनिश गुड्स को कहां ले जाकर रखते हैं? वेयर हाउस में ले जाकर रख देते हैं। वेयर हाउस वो जगह है जहां पर फिनिश गुड्स का स्टोरेज किया जाता है और वहां से कस्टमर को गुड्स सेल किया जाता है। वेयर हाउस के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूड होते हैं। तो ये जो सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड का मतलब सेल्स को प्रमोट करने का ओवरहेड, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब है गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, और वेयर हाउस का जितना भी खर्चा होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं। बट बहुत बार सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए थोड़ा भारी पड़ता है, इसीलिए इनको हमने एक ही हेड में रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमने एक्सपेंडिचर को मतलब कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड। मटेरियल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट मतलब वेजेज, और ओवरहेड का मतलब है अदर देन मटेरियल एंड लेबर ऑल एक्सपेंसेस आर ओवरहेड, और जिसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, तो आपको कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कहां जरूरत पड़ती है, वाई वी कैलकुलेट कॉस्ट। अब बात करते हैं इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग। हम कॉस्ट को क्यों कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहला रीजन होता है टू एसर्टेन सेलिंग प्राइस, टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी कंपनी ये कैलकुलेटर बनाती है, इस कैलकुलेटर को बनाकर हम क्या करेंगे? मार्केट में सेल करेंगे। अब इस कैलकुलेटर को मार्केट में कितने पर सेल करना है? तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि इस कैलकुलेटर की कॉस्ट क्या है, ये कैलकुलेटर कितने में बना है। मान लो इस कैलकुलेटर की कॉस्ट आती है 300 रुपए, फिर आप क्या करोगे? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे। सपोज योर प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन कॉस्ट, तो 300 इज कॉस्ट, 20% उसका होता है 60 रुपीज, इट मीन सेलिंग प्राइस इज 360। बट अगर आपने कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं की तो आप सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है। ये इस सब्जेक्ट का मतलब ये जो कॉस्टिंग हम कर रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल कॉस्ट, टू कंट्रोल कॉस्ट। हम कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हमने इस कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस क्या फिक्स की? 360 रुपीज। 360 कैसा है? कॉस्ट 300 रुपीज, उसमें प्रॉफिट ऐड किया और हमारी सेलिंग प्राइस आ गई 360 रुपीज। अगर हमारी कॉस्ट ही ज्यादा है, मान लो आप इस कैलकुलेटर को 360 में बेच रहे हो, आपका एक और कॉम्पिटिटर है, वो अपने कैलकुलेटर को सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट, सेम फीचर्स का प्रोडक्ट मार्केट में 250 रुपए में मिल रहा है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? जब मेरी कॉस्ट ही 300 है,
तो मैं इसको 300 से कम पे कैसे बेचूं? लॉस करके तो मैं नहीं बेच सकता। इसका मतलब ये है कि जो 250 में बेच रहा है उसकी कॉस्ट ही बहुत कम है, तभी वो 250 में बेच रहा है। वो भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। तो हो सकता है कि उसकी कॉस्ट बहुत कम है, वो कॉस्ट कम होने की वजह से सेलिंग प्राइस भी कम चार्ज कर रहा है। अगर ऐसा है, अगर वो कैलकुलेटर क्वालिटी वाइज आपकी कैलकुलेटर के जैसा ही है और अगर उसकी सेलिंग प्राइस कम है, तो दिखती बात है आपका कैलकुलेटर मार्केट में नहीं बिकेगा। कैलकुलेटर मार्केट में किसका बिकेगा? जिसकी सेलिंग प्राइस रीजनेबल है। और रीजनेबल सेलिंग प्राइस कब होगी? जब आपकी कॉस्ट कंट्रोल में होगी। तो हमारी सब्जेक्ट का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है। हमें कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें, कैसे कॉस्ट का एनालाइज करें, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करें, इसके लिए भी ये सब्जेक्ट हमें दे रखा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो है कॉस्ट को कंट्रोल करना। तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव, टू एसर्टेन प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी, प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, ये भी हमारे इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो 5 प्रोडक्ट बनाती है, ABCDE। तो अब जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद P&L अकाउंट बनाते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं बाय सेल्स, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज। क्या ट्रेडिंग अकाउंट हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग बनाया जाता है? क्या हम P&L अकाउंट हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग बनाते हैं? नहीं। हम वहां पर क्या करते हैं, ओवरऑल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया जाता है। मतलब टोटल सेल्स, टोटल परचेज, मतलब हम जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाकर जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं वो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होता है, किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। हम सारे बिजनेस का, मतलब सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब का कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। हम ये नहीं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते कि ए का प्रॉफिट लॉस कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है, ई का कितना है। बट कॉस्टिंग क्या करता है, हर एक प्रोडक्ट की, हर एक एक्टिविटी की प्रॉफिटेबिलिटी को सेपरेटली कैलकुलेट करता है। ये पता किया जाता है कि ए का कितना प्रॉफिट, बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना, ई का कितना। क्या फायदा होता है इससे? इसका ये फायदा होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट के लिए हमें कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेना हो, मान लो किसी प्रोडक्ट में हम लॉस कर रहे हैं, तो इसके लॉस को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, इस प्रोडक्ट के लिए क्या डिसीजन लिया जा सकता है, वो सारे डिसीजन तभी पॉसिबल है जब हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। कॉस्टिंग क्या करता है, हर एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को सेपरेटली कैलकुलेट करता है। ये इस सब्जेक्ट का तीसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है। चौथा बड़ा ऑब्जेक्टिव है और वो है डिसीजन मेकिंग, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं और डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। डिसीजन, अगर आपको भी कोई डिसीजन लेना है तो इसके लिए आप पहले तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे और फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करोगे और आफ्टर एनालिसिस यू हैव टू डिसाइड कि मुझे ये डिसीजन लेना है, राइट। तो डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए और बहुत सारे, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जिनके लिए मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन कौन देता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कैसे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा के, उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके पूरी एक रिपोर्ट बनती है और वो पूरी रिपोर्ट मैनेजमेंट को जाती है, जिसके बेस पर मैनेजमेंट क्या करता है? डिसीजन मेकिंग का काम करता है। तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कॉस्टिंग का और वो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने आपको लिखे हैं इस सब्जेक्ट के, जिससे कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बेसिक पता चल जाए कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में हमें दे क्या रखा है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने सिलेबस लिखा, देखो आपको यहाँ पर जो सिलेबस लिखा आपने, सिलेबस को भी हम ऐसे बाइफर्केट कर सकते हैं कि सिलेबस में क्या दे रखा है। ये जो पहले 4 चैप्टर है, कौन कौन से? मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये पहले जो 4 चैप्टर है ये कॉस्ट एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में? कॉस्ट एलिमेंट के बारे में। कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट एलिमेंट मैंने अभी आपको बताया, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, 3 एलिमेंट होते हैं। ये जो एक चैप्टर दिया हुआ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इट इज पार्ट ऑफ ओवरहेड चैप्टर। मतलब ओवरहेड का एक और पार्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो पहले जो 4 चैप्टर है, पहले ये जो 4 चैप्टर हमें दे रखे हैं, इट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट एलिमेंट के बारे में दे रखे हैं। फिर अगले जो आपको 4 चैप्टर दे रखे हैं, ये अगले जो 4 चैप्टर दे रखे हैं, 5th, 6th, 7th, 8th, इट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग।
मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करना। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक मेथड बनाया जाए और वो हर टाइप के बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। अलग अलग बिजनेस की अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग उसके सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मेथड बने हुए। तो ये जो अगले जो चार चैप्टर है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट जॉब बैच कॉस्टिंग, ये सारे जो है चैप्टर दे रखे हैं, इट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें उसके अलग अलग मेथड है और उसके लिए अलग अलग हमें चैप्टर दे रखे हैं। तो 4 चैप्टर कॉस्ट एलिमेंट, 4 चैप्टर हमें दे रखे हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग। फिर हमें एक चैप्टर दे रखा है नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एंड रिकंसिलिएशन, इट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये चैप्टर हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में दे रखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, हम इसके लिए जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लास्ट में जाके फाइनल अकाउंट बनाते हैं। सेम उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जर्नल एंट्री होती है, लेजर अकाउंट बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, बट थोड़ा सा जो तरीका है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा अलग है। क्या अलग है वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड और रिकंसिलिएशन, मतलब ये हमें दे रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले 4 चैप्टर कॉस्ट, अगले 4 चैप्टर कॉस्टिंग के मेथड और अगला एक चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद में हमें 3 चैप्टर दे रखे हैं, बजटरी, स्टैंडर्ड और मार्जिनल। ये हमें दे रखे हैं बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसके दे रखे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारा सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दो से मिलकर हमारा सब्जेक्ट बना है। तो पहले जो 9 चैप्टर है वो तो है कॉस्ट अकाउंटिंग के, और लास्ट के जो 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10th, 11th और 12th, बजटरी, मार्जिनल और स्टैंडर्ड, ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 चैप्टर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है और ये क्या चैप्टर दे रखे हैं, ये हम उसमें जब हम डिस्कस करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म करके जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हमें दे रखी है सारे चैप्टर की थियरी का एक चैप्टर, ठीक है। तो आप कोर्स को अच्छी तरह से समझ गए। पहले 4 चैप्टर कॉस्ट, अगले 4 चैप्टर कॉस्टिंग, अगला एक चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग, और अगले जो 3 चैप्टर है, लास्ट के जो 3 चैप्टर है वो दे रखे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर, ठीक है। अगर मैं मार्क्स वाइज देखूं तो ये जो लास्ट के 3 चैप्टर है, बजटरी, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, ये करीब करीब आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 35 नंबर के आसपास के क्वेश्चन इन 3 चैप्टर में से आते हैं। जो पहले वाले जो 4 चैप्टर है ये करीब करीब 30 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन। ये जो बीच वाले जो चैप्टर है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग और ये नॉन इंटीग्रेटेड, ये जो बीच वाले 5 चैप्टर है, ये बाकी के आपके जो 35 मार्क्स है कवर करते हैं। मतलब पहले 4 चैप्टर आप 30 मार्क्स के मान सकते हो, उसके बाद में अगले जो 5 चैप्टर है वो आप 35 मार्क्स के मान सकते हो, और लास्ट के जो 3 चैप्टर है वो भी आप 35 मार्क्स के मान सकते हो। इस तरीके से एक मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, इंस्टीट्यूट के ऊपर है। इंस्टीट्यूट हो सकती है कि लास्ट के 3 चैप्टर में से क्वेश्चन ही नहीं दे, या 4 चैप्टर में से क्वेश्चन ही नहीं दे। मैं आपको एक जनरल ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से पेपर होता है कि मार्क्स का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि कॉस्टिंग है क्या, ये जो सब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, और इस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर आज की हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। स्टार्ट करेंगे चैप्टर मटेरियल से नेक्स्ट क्लास में, और मैंने आपको जैसे बताया कि हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। मोर देन 200 क्वेश्चन पूरे कॉस्टिंग में सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो एग्जाम के जैसे ही क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसको इसके लिए आपको एग्जाम में भी हेल्प रहेगी, ठीक है। अच्छा, जो भी हम पढ़ेंगे उसके जो नोट्स है वो आपको मिल गए होंगे या मिलने वाले होंगे। हम सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं उसी में से सॉल्व करने वाले, ठीक है। आप उसके अलावा और क्या कर सकते हो, अगर आपने ये बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया तो आप एक और काम कर सकते हो कि जो आपके स्टडी मॉड्यूल में क्वेश्चन है, जो स्टडी मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हैं वो और आप सॉल्व करके देख सकते हो। वैसे जैसे 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो 200 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो स्टडी मॉड्यूल के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो ही गए।
बट अगर थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो वो आप स्टडी मॉड्यूल से और सॉल्व कर सकते हो। तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, अगर टाइम मिलता है तो आप स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मटेरियल। ओके, थैंक यू, टेक केयर।